हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुणों की, जिनके ऊपर आधारित प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक संदेश। बच्चों, वक्त एक नियमित गति से चलता रहता है। ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये बहुत ही निर्मुक्त है। ये ना तो किसी के उत्थान की चिंता करता है, ना किसी के पतन की चिंता करता है। इसे कोई मतलब नहीं कि आप आज कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे। इसका एक ही काम है, सिर्फ अपनी गति से चलते रहना। तो यदि आप वक्त के साथ चलते रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ते रहेंगे, और यदि आप रुक जाएंगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। तो यही सही वक्त है। अपनी पढ़ाई की ओर गंभीर हो जाइए, क्योंकि आपको कुछ समय के बाद ये वक्त छोटा लगने लगेगा। तो ये आज का संदेश आपके लिए था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के गुणों की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों में रंगीन आयन बनते हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए इन कुछ आयनों पर। जैसे टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव है, ये बैंगनी रंग का है। वेनेडियम ट्राई पॉजिटिव हरे रंग का है। क्रोमियम भी हरे रंग का है। डाइक्रोमेट आयन नारंगी रंग है। मैंगनीज हल्का गुलाबी रंग है। परमैंगनेट आयन बैंगनी रंग का है। और अगर आप कॉपर और जिंक को देखें तो ये रंगहीन है। तो देखिए बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न ये है कि ये आयन कलर्ड क्यों है, रंगीन क्यों है, जबकि हमारे पास कुछ ऐसे आयन भी हैं जो रंगीन नहीं हैं। तो देखिए, हमने एक बात ये सीखी कि डी ब्लॉक तत्वों के आयन रंगीन भी होते हैं और वो रंगहीन भी होते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। ये समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी डी डी ट्रांजिशन की। देखिए बच्चों, जो कलर्स आते हैं वो डी डी ट्रांजिशन के कारण आते हैं। ये क्या होता है? जब डी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो वो कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है और शेष ऊर्जा को बाहर जाने देता है। तो ये एमिटेड होने वाली ऊर्जा ही हमारे लिए कलर उत्पन्न करती है। तो देखिए, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डी डी ट्रांजिशन से या डी डी संक्रमण से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जब डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदते हैं, तो वे किसी विशेष तरंग दैर्ध्य की रोशनी को अवशोषित करेंगे, और अवशोषित होने वाले रंग का जो पूरक रंग होगा वो हमें दिखाई देगा। तो बच्चों, ये कारण है कि क्यों उसके अंदर कलर होते हैं। अब आपने देखा कि कुछ आयन कलर्ड थे, जबकि कुछ दूसरे आयन कलर्ड नहीं थे। तो हम इसको भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों, जब भी आपको
कोई एटम या कोई आयन ये पता करने के लिए दिया जाता है कि क्या इसमें रंगीन आयन बनेंगे या नहीं, तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले बनाना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप इसको बनाएंगे और उसके बाद आप ध्यान देंगे उसकी डी उपकोष पर। यदि उन डी उपकोष में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन हैं तो वो रंगीन होगा, वो कलर्ड होगा। और यदि उसके पास D0 या D10 यानी वो या तो 0 इलेक्ट्रॉन रखता है या फिर वो पूरा भरा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि वो रंगहीन आयन होगा। तो देखिए बच्चों, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न प्राय आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो जिंक डाई पॉजिटिव है ये रंगहीन क्यों होता है, तो आपको जिंक डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो पहले आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझिए। देखिए ये होता है आर्गन कोर 3D10 और 4s2। जब आप जिंक आयन बनाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी समाप्त हो जाएंगे, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन कोर 3D10। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डी उपकोष है पूरा भरा हुआ है। तो यदि डी उपकोष पूरा भरा हुआ है तो आप कहेंगे कि जिंक आयन रंगहीन होंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक तत्वों में रंग क्यों बनते हैं। यदि उनके पास D1 से लेकर के और D9 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो रंगीन होंगे, और यदि उनके पास D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वे रंगीन होंगे। एक बार जरा फिर समझ लीजिए, यहां अब एक बात आएगी कि यदि D0 होने पर रंगहीन स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का क्यों है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का क्यों है। देखिए यदि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Cr2O7 डाई नेगेटिव में अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, और क्रोमियम की अंतिम कक्षा में भी, यानी जो अंतिम 2 कक्षाएं हैं N-1d और Ns, इनमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बार क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख लीजिए, आर्गन कोर 3D5 और 4s1। आप जानते हैं कि ये एक अपवाद के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब आप देख रहे हैं कि यहां क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 है तो इसका मीनिंग होगा कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, तो 3D0 आपके पास बचेगा। तो हमारी परिभाषा के अनुसार तो ये रंगीन होना चाहिए, लेकिन ये नारंगी रंग का है। इसी तरह MnO4 नेगेटिव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, और मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ये ही कंडीशन आपको दिखाई देगी, 3D5 और 4s2। और जब आप MnO4 आयन बनाएंगे तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुके होंगे, यानी एक बार फिर 3D0 कंडीशन आपके पास है। तो ऐसा क्यों हो रहा है,
ये हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको क्या आंसर देना, इसको आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जब क्रोमियम और मैंगनीज डाइक्रोमेट या क्रोमेट या MnO4 निगेटिव यानी परमैंगनेट आयन की कंडीशन में आता है, तो जो ऑक्सीजन के परमाणु इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स नियमित रूप से क्रोमियम और मैंगनीज की खाली पड़ी डी कक्षाओं में आते जाते रहते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये इन खाली पड़ी हुई ऑर्बिटल्स में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि यहां चार्ज का एक ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से मैंगनीज या ऑक्सीजन से क्रोमियम की ओर। तो इस चार्ज ट्रांसफर के कारण ट्रांजिशन होता है, और ट्रांजिशन में जितनी एनर्जी अवशोषित होती है उसकी पूरक एनर्जी के लिए जो कलर है वो आपको दिखाई देगा। तो ये बात हुई कि कलर कैसे बनते हैं। अब देखिए बच्चों, डी ब्लॉक तत्व बहुत अच्छे उत्प्रेरक भी होते हैं। प्राय जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं आप देखेंगे उनमें से अधिकांश में डी ब्लॉक के तत्व या इनसे बने हुए यौगिक उत्प्रेरक के रूप में ही काम करेंगे। तो हम आज ये सीखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व और इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की उत्प्रेरकीय विशेषताएं। देखिए, सबसे पहले आप परिभाषा समझिए उत्प्रेरक की कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, परंतु स्वयं की संरचना में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करता। यानी उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं, लेकिन अपनी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करते। सिर्फ इतना हो सकता है कि इनकी जो भौतिक अवस्था है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए। अब जैसा हमने पहले भी बात की कि डी ब्लॉक के तत्व और उनके यौगिक बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों हैं। ऐसी क्या संरचनात्मक खूबी इनके पास है कि ये अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, इनके पास 3 ऐसे गुण हैं जिनके कारण ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, जिनमें से पहली है परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं। डी ब्लॉक के तत्व एक से ज्यादा संख्या में अपनी आक्सीकरण अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। यह पहला कारण है कि क्यों डी ब्लॉक के तत्व और इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक हैं। दूसरा कारण, इनके पास आंशिक रूप से भरी हुई डी कक्षाएं होती हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जगह होती है। और तीसरा, इनकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। तो देखिए बच्चों, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व और इनके यौगिक बहुत अच्छे उत्प्रेरक क्यों हैं, तो आपको क्या जवाब देना होगा। डी ब्लॉक के तत्व और इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि नंबर 1, इनके पास
परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। नंबर 2, इनके पास आंशिक रूप से भरी हुई डी कक्षाएं हैं। और नंबर 3, इनकी अधिशोषण क्षमता अधिक है। तो ये बात हुई कि ये अच्छे उत्प्रेरक क्यों हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे उत्प्रेरक के नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, ये संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के काम में आता है। वहां ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में परिवर्तित करता है। आयरन, हैबर प्रोसेस में जो अमोनिया को बनाने के लिए प्रयोग होती है, वहां आयरन का पाउडर उत्प्रेरक का कार्य करता है। पैलेडियम या प्लेटिनम, ये हाइड्रोजिनेशन अभिक्रियाओं में प्रयोग होती है, यानी हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए। मैंगनीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। निकल वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलता है, और इसी अभिक्रिया को आप हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। तांबा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मिथेनॉल बनाने वाली अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्रोमियम के ऑक्साइड, ये ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करने में काम आते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा कि डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों हैं। हमने डी ब्लॉक से बने हुए कुछ यौगिकों और धातुओं को किन उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में भी पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के चुंबकीय गुण। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो दो बातें पढ़ी हैं, एक रंगीन आयन बनाने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी कि इनके अंदर उत्प्रेरकीय गुण क्यों हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे इनके चुंबकीय गुणों की। देखिए बच्चों, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है, लेकिन पहले हमें पता हो कि चुंबकीय गुण क्या है। देखिए, चुंबकीय गुण का अर्थ है कि यदि कोई पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो इसके पास चुंबकीय गुण है, और यदि नहीं होता है तो इसके पास चुंबकीय गुण नहीं है। देखिए, ये तो बात हुई कि चुंबकीय गुण क्या होते हैं। अब चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, हम इनको भी समझ लेते हैं। मोटे तौर पर चुंबकीय गुण 3 प्रकार के होते हैं: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और फेरोचुंबकीय। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। यदि किसी तत्व, आयन या यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो ये चुंबक की ओर आकर्षित होंगे। यानी चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण क्या है? अनुचुंबकीय होना। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? चुंबक की ओर आकर्षित न होना। और ऐसा तब होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हों, जोड़ों में हो, जैसे जिंक डाई पॉजिटिव है या कॉपर पॉजिटिव है। फेरोचुंबकीय, देखिए ये अनुचुंबकीय गुण का ही एक बहुत बढ़ा हुआ रूप है। यानी यहां जो आकर्षण का गुण होता है वो बहुत अधिक होता है और स्थायी होता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकिल में। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि चुंबकत्व क्यों उत्पन्न होता है किसी भी पदार्थ में। तो इसका सिंपल सा कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो
अनुचुंबकीय है, और अगर सभी युग्मित हैं तो वो प्रतिचुंबकीय है। देखिए बच्चों, यहाँ आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। आपको कोई एक आयन दे दिया Cu डाई पॉजिटिव, या Cu पॉजिटिव दे दिया आपको, या Cu डाई पॉजिटिव दे दिया, या Zn डाई पॉजिटिव दे दिया, या Fe डाई पॉजिटिव दे दिया, और आपसे ये पूछ लिया कि बताइए कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है। तो आपको क्या करना होगा, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना तो आप पर जरूर ही आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बड़ा रोल है। तो आप क्या करेंगे कि जिन आयनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई है, आप उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, और ये देखिए कि क्या उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक भी हो। अगर उनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप कहेंगे कि वो अनुचुंबकीय है, और यदि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में है, पेयर्ड है, तो आपका आंसर होगा कि ये प्रतिचुंबकीय है। अब देखिए बच्चों, जो चुंबकीय गुण है उसको नापने के लिए चुंबकीय आघूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए एक सूत्र आप प्रयोग करेंगे, म्यू इज इक्वल अंडर रूट एन इंटू n+2, जहां पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस फार्मूले से कि जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा। देखिए बच्चों, आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये कोई एक आयन है, आपको कोई भी एक आयन दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपको Fe डाई पॉजिटिव भी दे दिया गया, और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो आपको क्या करना होगा, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। जैसे Fe डाई पॉजिटिव के लिए क्या होगा, आर्गन कोर और 3d6। अब आप देखिए कि इसके पास कितने डी इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित है। देखिए, ये 5 ऑर्बिटल हुए। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो देखिए, इसके पास केवल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। तो अब आप क्या करेंगे, n की जगह आप 4 रख देंगे। तो देखिए, जब हम 4 रखते हैं तो म्यू का मान कितना आ जाएगा, √24 बोहर मैग्नेटोन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सिर्फ एक ही है तो √3 हो जाएगा, अगर 2 हैं तो √8, 3 है √15। इस तरह से आप जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनसे हम स्थायी चुंबकीय बना सकते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक तत्व का प्रयोग होता है, और इसमें आते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो इनसे आप स्थायी चुंबक बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है अंतरकाशी यौगिक बनाना। अंतरकाशी यौगिक एक प्रकार के नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। ये तब बनते हैं जब
डी ब्लॉक धातुओं के बीच में जो खाली जगह होती है, इनके जो क्रिस्टल लैटिस है, जालक में जो बीच बीच में खाली जगह होती है, उसमें छोटे छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये फंस जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कहते हैं अंतरकाशी यौगिक। तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि अंतरकाशी यौगिक क्या होते हैं। परिभाषा देखिए, अंतरकाशी यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें छोटे आकार के तत्वों जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि के परमाणु धातु के क्रिस्टलीय जालक में रिक्त जगहों पर समा जाते हैं। देखिए, इससे क्या होता है कि जो धातु की संरचना है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो परमाणु जो खाली जगह है उसके अंदर भरते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यदि टाइटेनियम जो धातु है इसके बीच बीच में कार्बन के परमाणु फंस जाएं तो टाइटेनियम कार्बाइड नाम का एक यौगिक बनता है। इसी तरह जब हम आयरन को फर्नेस से अंदर बनाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन के परमाणु फंस जाते हैं, जिससे आयरन नाइट्राइड बन जाता है। इसी प्रकार वेनेडियम के बीच बीच में जब कार्बन के परमाणु फंसेंगे तो वेनेडियम कार्बाइड बनेगा। देखिए बच्चों, जो अंतरकाशी यौगिक हैं इनके गुण बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हैं। इनके गलनांक, क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनमें जो संक्षारण की क्रिया है, कोरोजन, वो नहीं होता। ये बहुत मजबूत होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद यौगिक हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जटिल यौगिकों की। देखिए, जटिल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर कुछ अणु या आयन, जिन्हें लिगेंड्स कहते हैं, ये जुड़े होते हैं और धातु और इन समूहों के बीच में उप सह संयोजक आबंध पाए जाते हैं। इसलिए इनको समन्वय यौगिक या उप सह संयोजी यौगिक भी कहा जाता है। अब बात करेंगे बच्चों मिश्र धातुओं की। आज के समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आपने पीतल, तांबा, स्टेनलेस स्टील, नाइक्रोम, इन सब के बारे में सुना होगा। ये सभी मिश्र धातुएं हैं। अब मिश्र धातु होता क्या है? देखिए, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं, अधातुओं के संयोग से बनने वाला एक ठोस विलयन होता है जो सममांगी प्रकृति का होता है। यानी दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं और अधातुओं का एक सममांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया पीतल, ये तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, इनके मिलने से बनता है। कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज, या जिसको कांस्य भी कहते हैं, ये तांबा और टिन से बनता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन, क्रोमियम और निकिल का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरालुमिन, देखिए हवाई जहाज और इसके पुर्जे बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और एल्यूमिनियम ये उपस्थित होती है। सोल्डर, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे टाका लगाना हम कहते हैं, ये बनता है लेड और टिन से। इसी प्रकार नाइक्रोम, नाइक्रोम वो तार है जिससे हीटर का एलिमेंट बनता है, इलेक्ट्रिक प्रेस का एलिमेंट बनता है।
ये निकेल और क्रोमियम इनसे मिलकर के बनती है। अब देखिए बच्चों, जो मिश्र धातुएं हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी इनकी मदर मेटल से बहुत अच्छी होती है। ये बहुत कठोर होते हैं, जंग प्रतिरोधी होती हैं, विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। यानी कुल मिलाकर के इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सामान्य धातु की तुलना में बहुत अच्छी होती है। तो देखिए बच्चों, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने डी ब्लॉक तत्वों की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। मेरा सुझाव है कि आप इनको अवश्य ही अच्छे से याद करिए, क्योंकि परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आना लगभग तय होता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोताही ना करिए इसको याद करने में। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक जरूर किया कीजिए। आगे आने वाली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम डी ब्लॉक तत्वों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी स्टडी करते रहिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हों।